नमस्कार। मैं डॉक्टर रमाकांत अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय महासमुंद। आज मैं पिगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र यानी पिगियन वेलफेयर इकोनॉमिक्स के ऊपर अपना व्याख्यान देना चाहता हूं। पिगू सर्वप्रथम अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कल्याण की वैज्ञानिक एवं क्रमबद्ध व्याख्या की और इसको आर्थिक सिद्धांत की एक विशिष्ट शाखा के रूप में मान्यता दिलाई या विकसित किया। उन्होंने अपने कल्याण के विचार को अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में सन 1920 में प्रस्तुत किया था। पिगू को कल्याणवादी अर्थशास्त्र का जनक या फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिगू का जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है वह प्रोफेसर मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। मार्शल का जो उपयोगिता विश्लेषण है उसके बारे में आप जानते हैं कि उनके अनुसार उपयोगिता की गणनवाची माप संभव है, इसलिए हम उपयोगिता को संख्या में व्यक्त कर सकते हैं और उपयोगिता को इसीलिए हम जोड़ भी सकते हैं। पिगू ने मार्शल के इसी गणनवाची विश्लेषण को अपना आधार बनाया और अपने कल्याणवादी अर्थशास्त्र की व्याख्या की है। पिगू को प्रतिष्ठित कल्याणवादी अर्थशास्त्री कहा जाता है। अब आइए हम पिगू के जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र है उसका हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम उनके अनुसार कल्याण का क्या अर्थ है ये देखेंगे। फिर कल्याण को अधिकतम करने वाली जो विभिन्न दशाएं हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उन्होंने कल्याण में वृद्धि करने हेतु नीतिगत सुझाव दिए हैं, उन सुझावों के बारे में जानेंगे। फिर उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या में जो मान्यताएं ली हैं उनको हम जानेंगे। फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा उनके सिद्धांत की जो आलोचनाएं की गई हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम कल्याण की धारणा का अध्ययन करेंगे। पिगू के अनुसार कल्याण का अर्थ उपयोगिता अथवा संतुष्टि से है, जो कि आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं के उपभोग से प्राप्त होती है। मतलब उनके अनुसार जब हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करते हैं तो उससे जो संतुष्टि या उपयोगिता मिलती है उसी को पिगू ने कल्याण कहा है। इस तरह से पिगू के अनुसार उपयोगिता एक मानसिक अवस्था है, क्योंकि हम उपयोगिता को मन मस्तिष्क में अनुभव करते हैं। और पिगू के अनुसार जब हमको सामाजिक कल्याण जानना होता है, सोशल वेलफेयर जानना होता है, तो जिस तरह से एक व्यक्ति की संतुष्टि या एक व्यक्ति का कल्याण होता है उसी तरह से समाज में जितने भी लोग हैं सभी व्यक्तियों के संतुष्टि के योग कर दें तो हमको सामाजिक कल्याण मिल जाएगा पिगू के अनुसार। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य कल्याण एवं आर्थिक कल्याण में क्या अंतर है। पिगू ने कल्याण के दो प्रकार बताए, एक सामान्य कल्याण और दूसरा आर्थिक कल्याण। आइए दोनों का अर्थ जानें। तो सामान्य कल्याण एक व्यापक विचार है पिगू के अनुसार। उनके अनुसार समस्त आर्थिक और अनार्थिक वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि जो है सामान्य कल्याण के अंतर्गत आता है। मतलब सामान्य कल्याण में आर्थिक के साथ साथ अनार्थिक या इसको गैर आर्थिक भी बोलते हैं, उनसे प्राप्त उपयोगिता या संतुष्टि भी शामिल होती है। किंतु पिगू ने अपने कल्याण संबंधी विचार को आर्थिक कल्याण तक ही सीमित रखा है, क्योंकि गैर आर्थिक कल्याण का उनके अनुसार माप करना संभव नहीं है और इसीलिए उन्होंने कल्याण का स्पष्ट व्याख्या करने के लिए उसको आर्थिक कल्याण तक सीमित कर दिया। मतलब उनके अनुसार आर्थिक कल्याण जो है वह आर्थिक तत्वों पर निर्भर करता है और आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का एक भाग है। जैसे मान लीजिए ये जो बड़ा वृत्त है यह सामान्य कल्याण है, सामान्य कल्याण। तो जो आर्थिक कल्याण है वो उसका एक छोटा पार्ट होगा, ये आर्थिक कल्याण। और इधर का पार्ट जो है ये गैर आर्थिक बातें हैं, गैर आर्थिक बातें जिसमें धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक बातें आती हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो आर्थिक कल्याण है वह सामान्य कल्याण का ही एक भाग है, परंतु यह सिर्फ आर्थिक बातों या आर्थिक तत्वों पर निर्भर होता है। उनके अनुसार आर्थिक कल्याण क्या है तो उसको परिभाषित करते उन्होंने कहा है
कि आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। मतलब जिन वस्तुओं का या जिन सेवाओं का हम मुद्रा के द्वारा विनिमय करते हैं, उन्हीं वस्तुओं के प्राप्त उपयोगिता को उन्होंने आर्थिक कल्याण कहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं पीगू के अनुसार सामान्य कल्याण एक विस्तृत धारणा है और आर्थिक कल्याण एक छोटी धारणा है। अब जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को मुद्रा में नहीं माप सकते वह सामान्य कल्याण या गैर आर्थिक कल्याण होता है। अब हम देखेंगे पीगू के अनुसार सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने हेतु क्या क्या मान्यताएं ली गई हैं। तो उनकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं उनमें पहला है वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। इसको हम कार्डिनल अप्रोच करते हैं मार्शल के अनुसार, कार्डिनल या हिंदी में कहेंगे गणनवाची। मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु के उपभोग से जो उपयोगिता की प्राप्ति होती है उसको हम संख्या में अर्थात 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम व्यक्त कर सकते हैं। और चूंकि हम उपयोगिता को संख्या में व्यक्त कर सकते हैं इसलिए उनसे प्राप्त उपयोगिता को हम योग भी कर सकते हैं। ये पहली मान्यता ली गई कि उपयोगिता को संख्या में व्यक्त करना और उनका योग कर सकना। फिर दूसरी मान्यता ली गई है कि प्रत्येक व्यक्ति विवेकशील होता है। विवेकशील का मतलब यह है कि वह अपने व्यय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। वह अपने व्यय को इस तरह से करता है कि उसको अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो। और यह भी मान्यता उन्होंने ली है कि विभिन्न व्यक्ति एक समान वास्तविक आय से समान संतुष्टि प्राप्त करते हैं। मतलब यह है कि जब दो व्यक्तियों की जो वास्तविक आय है वो एक समान हो तो उन दोनों को समान मात्रा में संतुष्टि प्राप्त होगी। ये मान्यता ली गई है। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण उनकी जो मान्यता है वो यह है कि उपयोगिता की अंतरवैयक्तिक तुलना की जा सकती है। मतलब दो लोगों को जो उपयोगिता मिलती है उनकी आपस में हम तुलना कर सकते हैं। इसी के आधार पर हम यह जानते हैं कि कोई भी सरकारी नीति जब लागू की जाती है तो उसका अमीरों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ता है, या किसके कल्याण में वृद्धि हो रही है और किसके कल्याण में कमी हो रही है। अब हम देखेंगे कि पीगू ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दशाएं बताई हैं। वो दशाएं क्या क्या है? मतलब पीगू ने सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए दो दशाएं बताई या दो मानदंड क्राइटेरिया बताया उन्होंने। पहली क्राइटेरिया क्या है? पहली क्राइटेरिया है उनके अनुसार कि आर्थिक कल्याण एवं राष्ट्रीय आय में सीधा धनात्मक संबंध होता है। सीधा धनात्मक संबंध होता है मतलब यह हुआ कि यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो आर्थिक कल्याण में भी वृद्धि हो जाएगी, और यदि राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो आर्थिक कल्याण में भी कमी हो जाएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने राष्ट्रीय आय में वृद्धि के माध्यम से आर्थिक कल्याण को संबंधित किया है। तो यहाँ पर यदि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है मतलब लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। और इसके लिए उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए उत्पादन के साधनों को कम उत्पादन क्षेत्र से अधिक उत्पादन क्षेत्रों में लगाना चाहिए। मतलब यदि उत्पादन के साधनों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लगाते हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि इससे लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरा जो मानदंड बताया है वह यह है कि सामाजिक कल्याण राष्ट्रीय आय के वितरण पर भी निर्भर होता है। ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण तत्व है कि केवल राष्ट्रीय आय बढ़ जाने से आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। आर्थिक कल्याण में वृद्धि होने के लिए जरूरी है कि जो राष्ट्रीय आय पैदा हुई है उसका वितरण सही ढंग से हो, अर्थात राष्ट्रीय आय का हिस्सा गरीबों को भी प्राप्त होना चाहिए। यदि राष्ट्रीय आय तो बढ़ती है
परंतु गरीबों के हित में वृद्धि नहीं होती, उनको राष्ट्रीय आय का हिस्सा प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इसीलिए पिगू ने राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ राष्ट्रीय आय के वितरण पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। और उनका कहना है कि मान लीजिए किसी देश की राष्ट्रीय आय स्थिर रहती है और ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय आय का वितरण है वह धनी व्यक्तियों से निर्धन व्यक्तियों की ओर होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश की कुल सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस तरह से उनके अनुसार, पिगू के अनुसार, यदि हमें सामाजिक कल्याण को अधिक करना है तो हमें राष्ट्रीय आय के वितरण में समानता लानी चाहिए। अब आइए हम इसके बाद देखेंगे कि पिगू के अनुसार आर्थिक कल्याण में वृद्धि कैसे हो सकता है। इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया है। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि जब अधिकतम सामाजिक कल्याण उस समय प्राप्त होता है जब राष्ट्रीय आय अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है। और इसीलिए उन्होंने कहा जब राष्ट्रीय आय के बढ़ने से सामाजिक कल्याण भी बढ़ता है, इसलिए देश में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि राष्ट्रीय आय के उत्पादन की संरचना, स्ट्रक्चर में जो गरीबों के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं हैं उनके उत्पादन में वृद्धि की जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो गरीब हैं उनके द्वारा जिन वस्तुओं का उपभोग किया जाता है उनका उत्पादन कम हो जाए। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद भी सामाजिक कल्याण या आर्थिक कल्याण कम हो जाएगा। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उसमें गरीबों के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी सुझाव दिया है आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए कि गरीब वर्ग द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं में सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी देने का मतलब यह है कि जिन वस्तुओं का गरीब लोगों के द्वारा उपभोग किया जाता है उन वस्तुओं को कम लागत में, कम कीमत में उपलब्ध कराने के लिए सरकार को सब्सिडी देनी चाहिए ताकि वह वस्तु सस्ती हो जाए और ताकि गरीब लोग उन वस्तुओं का उपभोग कर सके। और यहाँ पर पिगू ने यह भी बताया है कि चूंकि सब्सिडी देने से सरकार को हानि होगी तो उस आर्थिक हानि की पूर्ति के लिए धनिकों के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है। तो इस तरह से टैक्स और सब्सिडी के माध्यम से हम आर्थिक कल्याण में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बात और बताया कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्रमिकों का शोषण ना हो। मतलब यदि श्रमिकों का शोषण करके, जैसे उनसे अधिक घंटे काम लेकर, उनको अस्वास्थ्यकर दशाओं में काम लेकर या स्त्री और बाल श्रम को काम में लेकर राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाती है तो यहाँ पर यद्यपि राष्ट्रीय आय में वृद्धि तो हो जाएगी परंतु लोगों के कल्याण में वृद्धि नहीं होगी। इसके अलावा उन्होंने अगला सुझाव दिया है कि सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं या जनोपयोगी सेवाएं जिनका सभी लोग सामूहिक रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे सड़क, पार्क, नालियां, बिजली, अस्पताल, पेयजल आदि, इनकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए ताकि लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि हो। पिगू ने इसे कहा है कि सार्वजनिक वस्तु की लागत जितनी आती है उससे यदि उन वस्तुओं के प्रयोग से प्राप्त लाभ अधिक है तो इससे देश में आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। तो इस तरह से पिगू ने आर्थिक कल्याण का अर्थ बताया, आर्थिक कल्याण में वृद्धि कैसे होती है उन्होंने बताया और आर्थिक कल्याण में वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं ये भी उन्होंने बताया। इसके बाद हम देखेंगे कि पिगू के जो कल्याणवादी अर्थशास्त्र संबंधी विचारधारा है उसका आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आलोचना की है। तो वो आलोचनाएं क्या हैं? तो पहली आलोचना उनकी की जाती है कि जैसे कि पिगू ने अपने कल्याण संबंधी विचारधारा को उपयोगिता पर आधारित माना और उन्होंने यह भी कहा कि उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किंतु आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि उपयोगिता को संख्या के रूप में नहीं मापा जा सकता क्योंकि उपयोगिता एक मन मस्तिष्क में महसूस करने की चीज है, मानसिक तत्व है, इसलिए हम इसको नहीं माप सकते और इसलिए उन्होंने उपयोगिता को एक क्रमवाची विचार है कहा। और चूंकि हम उपयोगिता को संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते
इसलिए उनका हम योग भी नहीं कर सकेंगे, और जब योग नहीं कर सकेंगे तो व्यक्तिगत कल्याण से हम सामाजिक कल्याण भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह भी आलोचना की गई है। इसी की तरह से उपयोगिता की अंतः वैयक्तिक तुलना भी करना संभव नहीं है। ये कहा गया कि मान लीजिए उदाहरण देते हैं कि कोई भी सरकारी नीति लागू की जाती है तो इस सरकारी नीति के लागू होने से गरीबों के कल्याण में कितनी वृद्धि हुई, गरीब कल्याण है ना, गरीबों के कल्याण में कितनी वृद्धि हुई और अमीरों के कल्याण में कितनी कमी हुई, इसकी हम तुलना नहीं कर सकते। मतलब उपयोगिता की अंतः वैयक्तिक तुलना संभव नहीं है, जैसा पिगू ने बताया है। इसी तरह से आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राष्ट्रीय आय आर्थिक कल्याण का सही माप नहीं है। पिगू ने राष्ट्रीय आय में वृद्धि को ही आर्थिक कल्याण का मापदंड माना है, ये हमने देखा। तो आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि राष्ट्रीय आय पर ही आर्थिक कल्याण डिपेंड नहीं होता, बल्कि अन्य बातों पर भी यह निर्भर होता है। यह होता है राष्ट्रीय आय के वितरण पर, राष्ट्रीय आय उत्पादन की संरचना पर, या उत्पादन में श्रमिकों के कार्य घंटे में वृद्धि तो नहीं हुई, या उत्पादन में स्त्री या बाल श्रमिकों का प्रयोग तो नहीं हुआ। इन सब बातों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो इस तरह से ये पिगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई है। किंतु यहाँ हम जान लें कि इन आलोचनाओं से पिगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र निरर्थक नहीं हो जाता। पिगू का कल्याणवादी अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने सरकारी नीति के माध्यम से कल्याण में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है, या उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं कल्याण को, इसके बारे में उन्होंने सर्वप्रथम अपने विचार को क्रमबद्ध ढंग से दिया। उसी के कारण बाद में कल्याणवादी अर्थशास्त्र का और विकास हुआ और इस क्षेत्र में नए नए सिद्धांत आए, जैसे क्षतिपूर्ति सिद्धांत, सामाजिक कल्याण फलन का सिद्धांत। यह सब पिगू के कल्याणवादी अर्थशास्त्र की ही देन है। धन्यवाद।